कंसीडर नाउ द सेम बीम एक्सेप्ट द सपोर्ट एट सी इज ए रॉकर। ठीक है, सेम बीम है मगर हमारे पास सपोर्ट क्या है, रॉकर सपोर्ट है। इन दिस केस ओनली वन मेंबर इज एट जॉइंट सी। एक मिनट होल्ड करें। ठीक है सर। ठीक है सर, अच्छा, थैंक यू। consider now the same beam except the support at C is a rocker. In this case only one member is at joint C। अच्छा जी, अब जो हमारे पास ये सिचुएशन है ये वाली, इस बीम में हमारे पास ए सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है, बी जो दरमियान में है यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है, और सी जो लास्ट एंड है इसका वहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर रोलर सपोर्ट है या रोकर सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट नहीं है। तो सी सपोर्ट के ऊपर अगर हम देखें तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, एक ही मेंबर मौजूद है। ए के ऊपर एक तो मेंबर ये मौजूद है और दूसरा वॉल है, और बी के ऊपर एक मेंबर ए भी मौजूद है और एक ए सी बी सी मौजूद है, बी ए और बी सी मौजूद है। तो इसके बारे में कह रहा है इन दिस केस ओनली वन मेंबर इज एट जॉइंट सी, जॉइंट सी पे खाली एक मेंबर है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द मेंबर सी बी एट जॉइंट सी इज, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का क्या फार्मूला था, के डिवाइड बाय समेशन ऑफ केस। के क्या होता है, स्टिफनेस फैक्टर ऑफ द मेंबर। हमारे पास एक ही मेंबर टॉप पे है तो उसका ही स्टिफनेस फैक्टर होगा, नीचे समेशन ऑफ फैक्टर्स में समेशन जो होगी उसमें भी एक ही होगा स्टिफनेस फैक्टर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली एक मेंबर का न्यूमरेटर में भी आएगा और एक ही मेंबर का डोमिनेटर में भी आएगा, जिससा आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा हुआ है ना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वाला। यहाँ पे क्या था, हमारे पास दो मेंबर्स थे लास्ट टाइम जब हमने ये बी सपोर्ट देखी थी, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का हमारे पास ये वाला फार्मूला है, के डिवाइड बाय समेशन ऑफ के। ठीक है, तब एक ही मेंबर होगा तो के भी वही होगा और समेशन ऑफ के में भी एक ही मेंबर वही मेंबर आएगा। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 1। ठीक है, वही है आगे। इस इधर तो कोई डाउट हो पूछ ले। क्लियर हो गया। अगर हमारे पास रोलर सपोर्ट हो या पिन सपोर्ट हो एंड पे, तो वहाँ पर बेसिकली एक ही मेंबर होता है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपके पास 1 आएगा। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास फिक्स सपोर्ट हो तो तब हमारे पास क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की क्या वैल्यू होती है। हाँ जी, हारिस सत्ती बताइए। 1 सर। वो फिक्स सपोर्ट हो तो तब क्या होगी, इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी आती है सर। 0 आती है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 आता है, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। इन्फिनिटी तो हमारे पास स्टिफनेस फैक्टर की वैल्यू आती है, और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हो तो वो 0 आता है एट दी वॉल या फिक्स सपोर्ट। तो जी सर। हमारे पास रोलर सपोर्ट या पिन सपोर्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी। ठीक हो गया। फिर आगे बात कर रहे हैं दी अदर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स एंड द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आर द सेम एज कंप्यूटेड प्रीवियसली। ठीक है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो दूसरे थे सारे वही होंगे, क्योंकि हमारे पास ए सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 होगा, और बाकी जो हमारे पास बीम के ऊपर आई की जो वैल्यूज हैं दोनों की वही हैं जो हमारे पास लास्ट एग्जांपल में थी, आई ए बी और आई बी सी हमारे पास वही वैल्यूज हैं। तो इन वैल्यूज की वजह से, और जो हमारे पास लोडिंग है सेम है और लेंथ भी हमारे पास ये इस तरह सेम आ रही है, तो हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं वो सेम होंगे। यहाँ पर 0 होगा, बी ए का हमारे पास लास्ट टाइम 0.4 आया था, इस बार भी 0.4 होगा, और लास्ट न्यूमेरिकल में बी सी का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया था 0.6, तो यहाँ पे भी वही कंडीशंस हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी 0.6 होगी। जिस तरह अगर आप ये देखें तो इन्होंने टेबल बनाया हुआ है उसमें यही किया हुआ है, ए के ऊपर 0 लिखा है, बी के ऊपर 0.4 लिखा है, बी ए के ऊपर 0.4 लिखा है, बी सी पे 0.6 लिखा है और सी बी पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, दे आर लिस्टेड ऑन लाइन्स 1 and 2 ऑफ द टेबल इन फिगर 12-6 भी, ये मैंने आपको दिखा दिया। इनिशियली वी विल एज्यूम जॉइंट्स बी एंड सी आर लॉक्ड। अच्छा जी, इनिशियली क्या होता है, वो कहते हैं कि हम लोग इस बी और सी इनको लॉक कर लेंगे, जिस तरह वो शुरू में हमने किया था ना लास्ट लेक्चर में, ये वाला जो लास्ट न्यूमेरिकल किया था
इसमें जहाँ पे हमारे पास लोडिंग लग रही थी पहले इस पोर्शन पे करना है। अगर हमारे पास 2 लोड लग रहे हो तो फिर दोनों पोर्शंस पे आएगा। पहले इस पोर्शन पे लॉकिंग की, तो लॉकिंग करके क्या होगा, इस तरह लॉकिंग करेंगे, ये इसकी बात कर रहा है। Initially we will assume joints B and C are locked. We begin by unlocking joint C and placing an equilibrating moment of minus 8,000 pound-foot at the joint. अच्छा जी, हमारे पास जो लोडिंग आई थी उसके मुताबिक जो मोमेंट्स बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, हमारे पास 8,000 पाउंड-फुट बन रहे थे दोनों पे। तो इस बार भी यही होगा, जब हम लॉकिंग करेंगे तो हमारे पास यही वाले मोमेंट्स आएंगे, क्योंकि सेम लोड है, सेम स्पैन है, तो हमारे पास 8,000 पाउंड-फुट आएगा। हम किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं, बैक एंड ऑफ द कवर्स, बुक की बैक एंड पे ये फार्मूला के दिए हुए हैं, ठीक है। वहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास सी सपोर्ट जो है, सी जो है यहाँ पर हमारे पास 8,000 पाउंड-फुट आएगा क्लॉकवाइज, और जो हमारे पास बी है यहाँ पर 8,000 पाउंड-फुट आएगा काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास सी सपोर्ट पे आ रहा है, वी बिगिन बाय अनलॉकिंग जॉइंट सी को अनलॉक करेंगे। और हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, ये मोमेंट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो वी विल स्टार्ट बाय प्लेसिंग एन इक्विलिब्रेटिंग मोमेंट ऑफ माइनस 8,000 पाउंड-फुट एट दी जॉइंट। तो जॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, 8,000 की बजाय माइनस 8,000 पाउंड-फुट लग रहा था क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर ये माइनस 8,000 इक्विलिब्रेटिंग मोमेंट लगाएंगे इस सपोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे 8,000 क्लॉकवाइज आ रहा था ना ये वाला, तो इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए माइनस 8,000 यहाँ पे मोमेंट लगेगा इसी सपोर्ट पे, ताकि इसकी जो अनलॉकिंग हो जाए, अनलॉकिंग करेंगे और इसके ऊपर इक्विलिब्रेटिंग मोमेंट लगाएंगे माइनस 8,000 पाउंड-फुट का जॉइंट पे। वो कहाँ पे शो किया हुआ है, वो इन लोगों ने यहाँ पे शो किया हुआ है। सबसे पहले इन लोगों ने जॉइंट्स लिख दिए ए बी सी, फिर इन्हें मेंबर्स लिख दिए ए बी, ए जॉइंट के साथ ए बी मेंबर है। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एक्सक्यूज मी सर, जी जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है ये समेशन 1 के इक्वल होता है, तो ये तो जरा जॉइंट कर ले सर, ये तो ज्यादा होता है। किसका, जॉइंट के ये ऊपर, एक 0.4 है जी सर। जॉइंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 के इक्वल होगा। बी जॉइंट के ऊपर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, 0.4 और 0.6, कितना बना, ओके, अभी क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया। जी सर। अच्छा जी, जॉइंट के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया 1। अच्छा, मेंबर्स आपके आगे ए बी ए, जॉइंट बी के ऊपर बी ए आ गया ये वाला, और जॉइंट बी पे दूसरा मेंबर बी सी हो गया, वो ये लिख दिया। जॉइंट सी के ऊपर सी बी हो गया, वो ये लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स लिख दिए, ए बी के ऊपर 0 है, सी बी का 1 है, बी ए का 0.4 है और बी सी का 0.6 है। फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमारे पास इस लोड की वजह से कितनी बनेगी, 8,000 मोमेंट पाउंड-फुट आती है सी सपोर्ट पे क्लॉकवाइज, इसको प्लस 8,000 लिख दिया, और बी सी के ऊपर आती है माइनस 8,000, काउंटर क्लॉकवाइज 8,000, तो इसको माइनस 8,000 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने जॉइंट सी और बी को लॉक किया था, तो सबसे पहले जॉइंट सी को अनलॉक किया, तो हमारे पास यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा था, तो इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए माइनस 8,000 लिखते हैं। तो ये स्टेप 3 में यही वाला माइनस 8,000 ये वाला लिखा हुआ है, ठीक हो गया। जो 8,000 मोमेंट आ रहा है ना पाउंड-फुट, 8,000 पाउंड-फुट मोमेंट आ रहा है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसको काउंटर करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए माइनस 8,000 यहीं पे लगेगा, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं एब्जॉर्ब कर रही है मोमेंट, तो ये दोबारा मेंबर में भेज देगी। तो ये वो सिस्टम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लेसिंग एन इक्विलिब्रेटिंग मोमेंट ऑफ माइनस 8,000 पाउंड-फुट एट दी जॉइंट। फिर क्या होगा, द एंटायर मोमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेंबर सी बी सिंस 1 into minus 8,000 पाउंड-फुट इज इक्वल टू माइनस 8,000 पाउंड-फुट, ठीक है। तो क्या हो गए, तमाम मोमेंट दोबारा, ये जिस तरह इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 है ना, तो ये पूरा का पूरा इसी मेंबर में वापस चला गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 8,000 करके माइनस 8,000 होके चला जाएगा। 1 into minus 8,000 equals to minus 8,000 ये आ गया। The arrow on line 3 indicates that half of minus 8,000 pound-foot equals to
minus 4,000 pound foot is carried over to the joint B. अब ये कह रहा है कि हमारे पास जो ये सी बी मेंबर है यहाँ पर मोमेंट अब आ गया -8,000, ये सी बी यहाँ पे मोमेंट आ गया -8,000। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, हमारे पास एक साइड पे पिन हो, दूसरी साइड पे फार एंड फिक्स कर किया हुआ है ना हमने, तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो मोमेंट होगा वो उसका हाफ ट्रांसफ़र होता है। तो ये -8,000 से हाफ जो ट्रांसफ़र होगा वो -4,000 पाउंड फुट ट्रांसफ़र होगा मेंबर बी सी में। सी बी के साथ बी सी कनेक्टेड है ना, तो यहाँ से यहाँ पे जो मोमेंट जाएगा वो इसका हाफ जाएगा, इसको हम कहेंगे कैरी ओवर मोमेंट। ठीक हो गया? कोई डाउट है पूछ ले। नो सर। क्लियर है? अच्छा जी, अब आपके पास टोटल मोमेंट कितना हो गया बीसी के ऊपर, -8,000 और -4,000, -12,000। ये लॉक किया हुआ है आपने बी मेंबर, बी जॉइंट। इसको अब हम अनलॉक करेंगे तो हमारे पास -12,000 के इक्विवेलेंट मोमेंट लगाना है, मगर ऑपोजिट, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमने लेके आना है। तो अब हमारे पास जो मोमेंट बनेगा वो कितना होगा, -8,000 -4,000। हाँ जी, कितना बनेगा? -12,000। -12,000 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मोमेंट बन जाएगा -12,000। ठीक है, ये आपके पास टोटल मोमेंट बन गया यहाँ पे। अब इस -12,000 का जो मोमेंट है इस पूरे में -12,000, ठीक है, ये अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है बी ए मेंबर में और बी सी में। वो किस तरह होगा, जितना इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसके मुताबिक होगा। तो बी ए मेंबर के लिए आ जाएगा -12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस नहीं, सॉरी, ये +12,000 है, ये माइनस नहीं है, ये +12,000 होगा। -12,000 तो इसके सम बन रहा था ना, तो जब हम इसके ऊपर -12,000 इसका सम बन रहा था, जब इसका इक्विलिब्रियम मोमेंट लगाएंगे तो ये +1,000 होगा, +12,000 इक्विलिब्रियम मोमेंट है। ठीक है, मैं साथ इक्विलिब्रियम मोमेंट इक्विलिब्रियम ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास +12,000 इक्विलिब्रियम मोमेंट हो गया, -12,000 के इक्विलिब्रिएट करने के लिए +12,000 पाउंड फुट मोमेंट लगा दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों मेंबर्स पे जितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसके मुताबिक अप्लाई कर दिया। तो मेंबर बी ए पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 0.4 होगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 4,800, और बी सी मेंबर पे +12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये आपके पास बन जाएगा 7,200। ठीक हो गया? तो अब आपके पास जो +12,000 मोमेंट था ये बी ए में 0.4 के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 4,800, ये वाला। और जो आपके पास बी सी में है वो 0.6 से मल्टीप्लाई होकर +7,200 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर ये जो इक्विलिब्रियम मूवमेंट हम लगाते हैं हर जॉइंट में ही लगेगा सर? ये जिस जॉइंट पे आपने लॉकिंग किया है ना, उसी जॉइंट पे दोबारा अनलॉक करके वो उसका इक्विलिब्रियम मोमेंट लगाना होता है। आपने पहले सी जॉइंट को लॉक किया था, इसलिए वहाँ पर आपने इक्विलिब्रियम मोमेंट -8,000 लगाया था, क्योंकि वहाँ +8,000 मोमेंट आ रहा था। फिर आपने बी को भी जॉइंट के वो लॉक किया हुआ है, तो जब इसको अनलॉक करेंगे तो जितना मोमेंट इसके ऊपर आ रहा होगा, -12,000 आ रहा था, उसका ऑपोजिट इक्वल और एंड ऑपोजिट कितना होगा, +12,000, तो वो फिर हो जाएगा। क्लियर हुआ? जी जी सर, सर। ठीक है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन गया, आपके पास एक मोमेंट आ गया जॉइंट बी ए पे 4,800, और दूसरा मोमेंट आ गया 7,200। ठीक हो गया? तो अब क्या होगा, ये जो मोमेंट बी सी में आया यहाँ पे, ये अब कैरी ओवर होगा दोबारा जॉइंट सी पे, जो इसके साथ अटैच मेंबर है वो सी बी है, वहाँ पर कैरी ओवर होगा। तो 7,200 से ये इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा ना, 3,600। जी सर। सर ठीक है, इसमें अभी
जब हम बी पे पहुंचे हैं तो यानी कि सी अब फिक्स होगा या वो भी अनलॉक है? अब सी फिक्स हो जाए। जी ठीक है। ठीक है, तो BC से अब आपने हाफ भेज दिया CB में, तो वो हो गया 3600 और तो BA मतलब में। सी फिक्स सपोर्ट कंसिडर होगा सर, जी, सी फिक्स्ड सपोर्ट सी को कंसिडर फिक्स होगा। कंसिडर नहीं होगा, सी को हम फिक्स करेंगे। सी को हम फिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो BC के ऊपर लोड आ रहा है वो दोबारा CB में जाएगा। तो CB में लोड आएगा, बेसिकली हमने फिक्स किया हुआ था, मगर वहाँ पे तो रोलर सपोर्ट है, तो क्या होगा, CB से दोबारा PC की तरफ भेजेगा। वो ये इस तरह आपस में ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, इस तरह से आखिर में जब ट्रांसफर होता रहेगा, ये देखें अब इसकी वैल्यू कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। फिर जब पॉइंट्स में चली जाती है, फिर आप रोक लेते हो, फिर आप इसका सम कर लेते हो। जब आप सम करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास जॉइंट सी जो है, बेसिकली जो रोलर सपोर्ट है, इसके ऊपर जो टोटल मूवमेंट आया उसका सम 0 है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर मूवमेंट आता ही नहीं है, यही मतलब बना। और जो जॉइंट बी के ऊपर आप जब दोनों का बी और BC मेंबर का देखोगे, वो दोनों इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे, यानी एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, ये मोमेंट यहाँ पे नहीं होता, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और खाली आपके पास जो फिक्स सपोर्ट है वहाँ पे मोमेंट रहेगा, वो एब्जॉर्ब करती है। क्लियर हुआ या नहीं? जी सर क्लियर हो ठीक है, एक बार ये पढ़ लेते हैं, जी फिर सर हम ये ठीक है नीचे सर। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा, दी एरो ऑन लाइन 3 indicates that half of -8000 is equal to -4000 pound foot is carried over to the joint B। ठीक है, -8000 से -4000 जॉइंट B की तरफ चला गया। ठीक है, अच्छा, इस कैरी ओवर टू द जॉइंट B सिंस जॉइंट C हैज़ बीन अलाउड टू रोटेट फ्रीली, क्योंकि हमने जॉइंट C को रोटेट फ्रीली कर लिया था। जॉइंट C इज़ नाउ रीलॉक्ड। इसको जब हमने, वही जो आप लोग बात कर रहे थे, जॉइंट C को पहले जब अनलॉक किया था तो यहाँ से B की तरफ चला गया था, और C दोबारा रीलॉक हो जाता है। ठीक है, सिंस द टोटल मोमेंट एट C इज बैलेंस्ड, ए लाइन इज प्लेस्ड अंडर -8000 पाउंड फुट मोमेंट। अच्छा, अब क्या कह रहा है, यहाँ पे इन्होंने एक लाइन प्लेस की है यहाँ पे, क्योंकि टोटल मोमेंट अगर आप देखो 8000 -8000 इक्वल्स टू 0, बैलेंस हो गई है, इसलिए यहाँ पे लोगों ने लाइन प्लेस कर दी है। We will now consider the unbalanced -12,000 pound foot moment at joint B। अच्छा, joint B के ऊपर टोटल -12,000 हो गई है, इसको अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। Here for equilibrium a +12,000 pound foot moment is applied to joint B। ठीक है, joint B के ऊपर अब +12,000 pound foot moment लग जाएगी, ताकि इसको ये इक्विलिब्रियम में ले आए। एंड दिस जॉइंट इज अनलॉक्ड, और उसके बाद इस जॉइंट को अनलॉक कर दिया जाएगा। Since that portions of the moment are distributed into BA and BC, that is 0.4 times 12,000 equals to 4800 pound foot, and 0.6 times 12,000 equals to 7200 pound foot, as shown on line 4। तो लाइन 4 पे ये शो कर रहे हैं कि ये +12,000 जो था वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने भी आपको शो भी किया किस तरह इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, 0.4 से मल्टीप्लाई करके 4800, 0.6 से मल्टीप्लाई करके +7200। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है, also note that plus half of these moments must be carried over to the fixed wall A and roller C since joint B has rotated। अच्छा, अब जॉइंट B को हमने अनलॉक करके रोटेट कर दिया था, तो इसका हाफ जो है, प्लस हाफ, वो जॉइंट A की तरफ चला जाएगा। इस मोमेंट जो यहाँ पे मौजूद है BA में, ये प्लस A में चला जाएगा, और जो BC में मोमेंट मौजूद है वो C में चला जाएगा, जॉइंट C पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जॉइंट B रोटेट हो गया, तो 72 का प्लस हाफ, ये कैरी ओवर मोमेंट जो हम कह रहे हैं, वो प्लस हाफ हो जाएगा 3600, और 4800 का प्लस हाफ हो जाएगा 2400। अच्छा, अगर आप ये देखें, -12,000 था और इनका सम करें भी +12,000 बनता है, इसलिए इसने यहाँ पे इक्विलिब्रियम मोमेंट लग गया है, यहाँ पे इसने नीचे लाइन लगा दी है, जिस तरह यहाँ पर +8000 -8000 इक्विलिब्रियम हो गया था, लाइन लगा दी थी। ठीक हो गया, क्लियर है ये बात? जी सर जी।
अच्छा जी, also note that plus half of these moments must be carried over to the fixed wall A and roller C since joint B has rotated. Joint B is now relocked. Joint B को अब इन लोगों ने दोबारा relock कर दिया. पहले C को relock किया था, अब B को relock कर दिया. Again, joint C is unlocked and the unbalanced moment at the roller is distributed as was done previously. अच्छा, अब जो हमने C को lock किया हुआ था, तो अब इसके ऊपर जितना भी मोमेंट आया है इसको दोबारा रीलॉक जब अनलॉक करेंगे तो जितना भी मोमेंट इसके ऊपर आया होता है उसको वो इक्विलिब्रियम में ले आएंगे. उसको जब इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे तो हमारे पास ये प्लस 3600 मोमेंट आ रहा था पाउंड फुट, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए माइनस 3600 जिस तरह यहाँ पे माइनस 8000 किया था वो कर लिया है, नीचे लाइन लगा दी. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया. फिर इसको क्या किया, इसको दोबारा कैरी ओवर मोमेंट कराते हैं. अच्छा जी, फिर कह रहा है हाफ ऑफ दिस मोमेंट इज कैरिड ओवर टू द फिक्स्ड वॉल ए एंड हो गया. अगेन जॉइंट सी इज अनलॉक्ड एंड द अनबैलेंस्ड मोमेंट एट द रोलर इज डिस्ट्रीब्यूटेड as was done previously. The results are on line 5. Successively locking and unlocking joints B and C will essentially diminish the size of the moment to be balanced until it becomes negligible compared to the original moments. ठीक है, इसको सक्सेसिव जॉइंट सी और जॉइंट बी इनकी लॉकिंग अनलॉकिंग करके अगर आप देखो तो हमारे पास वैल्यू कम होते होते बिल्कुल मिनिमम पॉइंट्स में रह गया मोमेंट. तो ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू इनिशियल मोमेंट जो यहाँ पे मौजूद था, इसकी ये बात हो रही है. Each of these steps on lines 3 through 14 should be thoroughly understood. Summing the moments, the final results are shown on line 15, where it is seen that final moments now satisfy joint equilibrium. तो इसको हम देख भी लेते हैं. अब हमारे पास 3600 पाउंड फुट मोमेंट आ रहा है जॉइंट सी पे, माइनस है इक्विलिब्रियम करके, तो इसको कैरी ओवर करके हम ले आएंगे जॉइंट बी की तरफ, तो वो हमारे पास माइनस 1800 आएगा. ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस 1800 टोटल पाउंड 1800 पाउंड फुट मोमेंट जॉइंट बी पे मौजूद है. इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेंगे अब हम? हाँ जी बताइए. प्लस सर हम 1800 लगाएंगे जी. और फिर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हम फैक्टर से. हाँ जी, इसको क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम करेंगे सबसे पहले इधर जो स्टेप्स हो रहे हैं ना वो मैं इंडिकेट कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम के स्टेप्स होंगे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस 1800 पाउंड फुट को बैलेंस करने के लिए प्लस 1800 पाउंड फीट मोमेंट इक्विलिब्रियम मोमेंट लगाएंगे. ठीक है, इक्विलिब्रियम मोमेंट आ गया यहाँ पे इतना. उसके बाद क्या करेंगे, जो प्लस 1800 बेसिकली यहाँ पे आया है. ठीक है, यहाँ पे प्लस 1800 भी यहाँ पे भी लिख देता हूँ. ठीक है, इसको यहाँ पे जो मोमेंट आएगा वो प्लस 1800 आएगा. ठीक है, ये कौन सा मोमेंट है, इक्विलिब्रियम मोमेंट है. ये जो मोमेंट यहाँ पे आया प्लस 1800, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने जॉइंट बी के ऊपर जो मेंबर्स मौजूद हैं, एक बी ए मौजूद है और एक बी सी मौजूद है. तो 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से तो हमारे पास बी ए के ऊपर आ जाएगा बी ए मेंबर क्या आएगा, वो किस तरह आएगा, 1800 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज इक्वल टू 720. ठीक है, ये सारे प्लस हैं तो ये भी प्लस होगा, प्लस 720 पाउंड फुट होगा इसका यूनिट. क्लियर होगी ये बात. तो ये वाला प्लस 720 यही वाला आया हुआ है. ठीक हो गया बी ए में. और बी सी मेंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह हमने प्लस
1800 को जो हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो 0.6 है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना बनेगा, इज इक्वल टू +1080 पाउंड फुट। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ ले। ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में। ठीक है, क्लियर है सबको? जी सर जी। ठीक है। यस सर, क्लियर है। अब हमने क्या किया, जॉइंट बी अनलॉक हो गया था तो अब जॉइंट बी से जो जॉइंट सी हम उसी टाइम जैसे इसका लोड यहाँ से यहाँ पे गया था, ये अनलॉक, ये लॉक हो गया था दोबारा। तो जॉइंट सी से दोबारा जॉइंट बी से दोबारा सी बी मेंबर में जाएगा तो यहीं जॉइंट सी पे चला जाएगा। +540 इसका हाफ कैरी ओवर हो जाएगा और 720 का हाफ इस साइड पे कैरी ओवर हो जाएगा। फिर 540 को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए -540 करेंगे, फिर नीचे लाइन लगा दी क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वल मोमेंट आ गए। -540 का यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा -270। ठीक है, -270 को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए +270 हो जाएगा। +270 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 आएगा। फिर इसको कैरी ओवर करेंगे 81 इधर आ जाएगा, इसको कैरी ओवर करेंगे 54 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 81 को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए -81 किया, -81 का कैरी ओवर कराया तो हमारे पास बीसी मेंबर में जॉइंट बी की तरफ -40.5 आ गया। इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए +40.5 हो जाएगा। +40.5 को 4.4 से मल्टीप्लाई करें 16.2 और 0.6 से मल्टीप्लाई करें तो 24.3 आता है। ठीक है, इसको जब आप कैरी ओवर कराएंगे यहाँ पे 12.2 आ जाएगा, यहाँ इसको करवाएंगे तो 8.1 आ जाएगा। इसको -12.2, इसका हाफ आ गया, फिर -6.1, 3.6, 2.4, इस तरह कर करके हमारे सर पास इतने स्टेप हम क्यों करते हैं सर इसमें? इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट एक्यूरेट आए। अगर आप खाली फॉर तो यानी 0 तक का हमने जाना होगा, हाँ 0.5। जी 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आपकी आए तब आप उसको छोड़ें ताकि आपका रिजल्ट एक्यूरेट आए। अगर आप फॉर एग्जांपल ऊपर ही छोड़ देते हैं, इधर ही छोड़ देते हो, 162 पे ही छोड़ देते हो, तब आप सम करोगे ना आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। चेक भी कर लें आपके पास, अगर यहाँ पे छोड़ते हैं, हम ये वाले इनिशियल स्टेप्स नहीं करते, आपके पास आएगा 2400, 360 और 54, कितना बना 2814 आएगा ये। ठीक है, ये मोमेंट आपका आ गया 2814। सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? इसका ये सबसे आसान मेथड जो अभी तक आपने पढ़े हैं ना, सबसे आसान मेथड ये है, पर इसका मसला ये है इसमें आपको बार बार ये आपको बार बार ये इसकी ये करने पड़ेंगे, क्या कहेंगे, कैलकुलेशंस करनी जी पड़ेगी। सर बिल्कुल सर जी। ये आइट्रेटिव ये आसान तो बहुत है ये। ये आइट्रेशंस हैं बस। जी सर जी। अगर आप इसको यहीं पे रोकते हो ना तो ये बनेगा 4800, 720 आ जाएगा 5520 और ये आ जाएगा 5628। ठीक है, सर वो कर वाला क्वेश्चन तो हमने डायरेक्ट नहीं किया था। कल वाले में इशू ये था कि आपके पास ये क्लियर कर दो, कौन सा सर जी? ये जो लिखा हुआ है जी सारा क्लियर क्लियर कर कर दो। दो। जी जी सर, जी सर बेशक। कल जो आपने किया था ना सबसे पहले, देखो हमेशा बुक को अगर आप फॉलो करो ना वो आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं। उन लोगों ने जो सिस्टम किया था ना इसमें दोनों साइड जी पे सर दूसरी तरफ भी दीवार थी। दरमियान में रोलर था, तो जितना भी मोमेंट होगा ना वो सारा दीवार की तरफ जाके एब्जॉर्ब होके खत्म हो जाएगा। अभी लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट किया सेकंड में। यहाँ फिक्स सपोर्ट की बजाय, जो ये फिक्स सपोर्ट थी, यहाँ फिक्स की बजाय रोलर कर दिया। अब यहाँ पे जितना रोलर के ऊपर मोमेंट आएगा वो वापस दोबारा बी की तरफ आएगा, फिर दोबारा ए की तरफ जाएगा। ये सिस्टम हो रहा है इसमें। सी में जो मोमेंट आ रहा है वो दोबारा बी में जा रहा है, बी से फिर दोबारा ए में जा रहा है, फिर दोबारा सी में भेजते हैं, फिर बी से ए में जाता है। ठीक है, ये दोबारा बार बार हो रहा है। ठीक है, इस तरह आपके पास ये मोमेंट्स का सम आएगा, ये इक्वल होंगी, ऑपोजिट होगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ ले। नो सर। नहीं है डाउट? अच्छा, अभी मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, इसका थोड़ा सा इन लोगों ने आसान तरीका बताया हुआ है, वो हम इसी लिंक पे आ जाए। ठीक है।